एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हम क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया है। सारे जो वीडियोस हैं आपको चैप्टर नंबर 8 तक मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वो पार्ट में कवर करवाए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करवाए हैं, लेकिन आज हम पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। आपको अगर पार्ट में देखना अच्छा लगता हो तो पार्ट में जाके देखना, और अगर सिंगल वीडियो में पढ़ना अच्छा लगे तो सिंगल वीडियो में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम आज हमारा चैप्टर आसपास के पदार्थ हैं। हम वीडियोस को कैसे देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लिखते समय अगर वीडियोस को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें कम याद रहता है। तो हमें नोट्स को पढ़ना कैसे, सबसे पहले वीडियो देखनी है। वीडियो को प्ले करो, वीडियो को पूरी देखो, पूरी लास्ट तक देखनी है। फिर उसके बाद जब आप दूसरी बार में नोट्स बनाओगे और तब वीडियो देखोगे तो आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन या आधे से ज़्यादा नोट्स वहीं याद हो जाएंगे। तो आप जब आप तीसरी बार पढ़ो और या ना पढ़ो तो भी आपको वो नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने नोट्स बहुत ही सिंपल भाषा में बनवाए हैं, है ना। तो नोट्स को पढ़ना है, नोट्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। और जब हम वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स को भी ज़रूर बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। सिर्फ याद होना या लिखने का तरीका भी होता है। एग्जामिनर हमारा लिखने का तरीका ही देखता है। जब हम लिखेंगे नहीं तो हमें नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। तो हमें वीडियो को देखना है, समझना है और नोट्स को बनाते हुए भी चलना है। ठीक है, और जब आप नोट्स बना रहे हो तो अभी से स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम बना लेंगे। एग्ज़ाम के टाइम कुछ नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका प्रेशर होता है। तो हम और अभी हम 9th क्लास में अगर साइंस नहीं पढ़ते और हमारी नींव कमज़ोर होती है तो हम 10th क्लास में जाके उतने मार्क्स नहीं ला पाते जितने हम आशा रखते हैं। ठीक है, तो हमें 9th क्लास की साइंस को भी उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ना है जितना कि हम 10th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के कौन कौन से पदार्थ पर्यावरण में या पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है ना। जैसे ये बुक है, मैंने इस बुक को रख रखा है तो ये इतनी जगह घेरेगी। ये पेन है, ये पेन भी एक वस्तु है। इससे मैंने कॉपी पे रखा तो इसने कॉपी की इतनी सारी जगह घेर ली। जो ऐसी कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है पदार्थ कहलाती है, या फिर उनका द्रव्यमान होता है, मतलब उनका भार होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है भार होना। भार होना यानी उनमें वजन होना, है ना। तो ऐसे कोई भी पदार्थ होते हैं जिनका एक तो स्थान घेरना और दूसरा उनका द्रव्यमान होना पदार्थ कहलाता है। जैसे कुर्सी, पेन, बैग, घड़ी इत्यादि, जो ये सारी चीजें हम इन्हें पदार्थ बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं या सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव मतलब जो गतिशील हो या गतिशील नहीं हो, मतलब इनका पदार्थ का मेन पॉइंट है एक तो उनका द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा वो जगह घेरती हो। जिनका द्रव्यमान, भार एवं आयतन या स्थान घेरना निश्चित हो पदार्थ कहलाते हैं। कुर्सी, पेन, बैग, घड़ी, किताबें इत्यादि। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी? ये सारी चीजें हमारी पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम आंखों द्वारा आसानी से नहीं देख सकते। पदार्थ किससे मिला के बना होता है? सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म कण किसे कहेंगे? ऐसे कण जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, सूक्ष्म कण कहलाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों को किसके द्वारा देखा जा सकता है? यदि आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? इनको सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। और बहुत सारे जो सूक्ष्म कण हैं उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में अणु बोलते हैं। अणु, एक से अधिक अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं,
फिर एक से अधिक उत्तक मिलकर अंक का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी एक से अधिक अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं और बहुत सारे पदार्थ मिलकर एक वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे कुर्सी, इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, पेन, बैग, घड़ी, किताबें, ये सारी जो क्या हो गई, ये हमारी वस्तुएं हो गई। ठीक है, अब पदार्थ के में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? रिक्त स्थान का गुण। रिक्त स्थान का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि एक जो बीकर है उसमें मैंने पानी डाल दिया, है ना, अगर मैं पानी में शक्कर मिला देती हूँ तो वो उसमें घुल जाती है ना। अगर मैं शक्कर मिला दूँ तो पानी में शक्कर घुल जाएगी, इसका मतलब पानी में कहीं ना कहीं जगह थी जिसमें शक्कर ऐड हो गई, है ना, शक्कर ऐड हो गई, है ना, तो उसी को बोलेंगे हम रिक्त स्थान। ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा गुण आता है रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। उदाहरण, शक्कर का जल में विलय होना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जब हम पानी पीते हैं तो उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो क्या हमें ऑक्सीजन दिखाई देती है? या फिर हम जब पानी में नमक डाल देते हैं, उसके घुलने के बाद क्या हम नमक को छान के अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पदार्थ का गुण होता है। और जल को हम पदार्थ बोल रहे हैं, वाटर, इसका फॉर्मूला H2O होता है। जहाँ कहीं भी H2O लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब वो वाटर यानी जल के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो जल के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, तो इनमें शक्कर के अणु घुल जाते हैं। दूसरा गुण आता है हमारा गतिशीलता। पदार्थों के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। जैसे उदाहरण, शाही का जल में फैलना, है ना, शाही, देखो एक पानी की बाल्टी, ये प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हो। पानी की बाल्टी लेना, उस पे कागज पर पेन से कुछ भी बना के डाल देना, वो गतिशील होने लगेगा, मतलब वो पानी में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। ठीक है, तो ये गुण है जो किसमें पाया जाता है? ये वाटर में पाया जाता है। जलती हुई मोमबत्ती का धुआं कमरे में फैलना, ये भी गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब होता है ये गैस, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में खुशबू आ जाती है कि अगरबत्ती जली हुई है, वो किसके कारण हो रही? कणों में गतिशीलता के कारण। कण है जो मोमबत्ती से जो धुएं के कण हैं, वो गतिशीलता के कारण घर के पूरे कोने में फैल गए हैं। ठीक है, अब इसका एक ये है कि ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु के कणों में गतिशीलता अधिक होती है। जैसे हम अगर खाना ठंडा हो गया हो तो उसकी खुशबू नहीं आती, उनके कणों में गतिशीलता नहीं होती है। लेकिन जब खाना गरम गरम बना हुआ हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैली रहती है, पता चल जाता है कि पड़ोसी के घर में आज क्या बना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके कणों में जो होती है वो गतिशीलता के कारण खुशबू एक घर से दूसरे घर में आ जाती है। तो क्योंकि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तीसरा गुण आता है हमारा आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा उदाहरण पढ़ेंगे हम आकर्षण बल का? उदाहरण, जब किसी ठोस वस्तु लोहे को आसानी से तोड़ आना, है ना, जब किसी ठोस वस्तु लोहे को आसानी से तोड़ न पाना। हम जो लोहे की वस्तु होते हैं ना, या लकड़ी होती है, लकड़ी में क्या होता है, इतने कण जो होते हैं वो सटे हुए होते हैं। लकड़ी को क्या हम आसानी से तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। नल में से बहते जल की धार को न काट पाना, है ना, तो ये हमारे उदाहरण हो गए। अब पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ की 3 अवस्था हो जाती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ना। पदार्थ 3 अवस्थाओं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले आता है जल। प्रकृति का एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस बर्फ, द्रव पानी और गैस जल वाष्प। यानी पानी जो होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
ठोस, द्रव और गैस में अंतर, और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही पूछा जाएगा, तो इसे हमें याद करना है और नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आता है ठोस, द्रव और गैस। इनका आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है, जैसे लकड़ी का, या चेयर देख लो, क्या चेयर का आकार बार बार बदलता है क्या? नहीं बदलता है। उसका जैसा आकार होगा वैसा ही पूरी जिंदगी, जब तक वो टूट नहीं जाएगी तब तक उसका आकार वैसा ही रहेगा। तो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है। द्रव का अनिश्चित कैसे? अगर पानी को टब में भर के रखो तो उसका आयतन एक सीमित जगह में स्थापित, लेकिन जब अगर पानी को फैला देते हैं तो वो पूरी सतह पर फैल जाता है, इसका मतलब उसका आकार निश्चित नहीं होता। जबकि ठोस को अगर एक जगह चेयर को रखो तो वो उतनी ही जगह घेरती है, चाहे चेयर को दूसरी जगह रखने पर घेरती हो। ठीक है। गैस का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता। आयतन इस ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, जबकि गैस का अनिश्चित होता है। संपीड़ितता यानी पदार्थ के कणों को पास यानी उसे दबाकर पास लाया जा सकता है। जब हम किसी वस्तु को दबाकर उन्हें पास करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संपीड़ितता बोलते हैं। ठोस को हम दबा नहीं सकते तो इसमें नगण्य होती, ठोस से अधिक गैस से कम होती है, इसमें सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक कैसे होती? गैस, आपने सिलेंडर को देखा होगा, उसमें सिलेंडर में जब गैस भरी जाती है तो उसे दबा के ही भरा जाता है ना। अगर गैस को ऑन कर दो तो पूरे घर में, जब कहीं थोड़ी सी देर गैस चालू रह जाती है तो पूरे घर में बदबू आने लगती है, जबकि अगर टंकी भरी हो तो उसमें बदबू नहीं आती है, क्योंकि उसको संपीड़ितता करके भरा जाता है। विसरण नगण्य होता है, ठोस से अधिक गैस से कम होता है और इसमें सर्वाधिक होता है। घनत्व इसका सर्वाधिक होगा, ठोस से कम, गैस से अधिक और गैस में नगण्य। अंतराण्विक आकर्षण बल, ये जो ठोस होता है वो ठोस क्यों होता है? क्योंकि उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि द्रव में ठोस से कम, गैस से अधिक होता है और गैस में नगण्य होता है, इसीलिए इस गैस के कण दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगला आता है संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है? दाब लगाकर पदार्थ के कणों को पास लाने की प्रक्रिया संपीड़ितता कहलाती है ना। जैसे सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी जो गैस होता है ना, उन गैस होती है, जबकि इन्हें जब भरा जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि इनको दाब लगाकर भरा जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। ठीक है। अब आता है विसरण। विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, है ना। कम सांद्रता या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे विसरण कहते हैं। गैस में सबसे ज्यादा विसरण पाया जाता है, फिर द्रव में पाया जाता है, फिर ठोस में पाया जाता है। अपना लास्ट टॉपिक है घनत्व। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं डी से। ये हो गया अपना द्रव्यमान और ये हो गया हमारा आयतन। किसका घनत्व किसका ज्यादा होता है? ठोस का ज्यादा होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। विसरण के जस्ट अपोजिट घनत्व होता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।